हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये 2016 में जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी को, वो प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे। इसमें केवल मैंने क्या किया, सीटेबी के ही 30 क्वेश्चन लिए हैं तो उन्हीं का प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें बाल विकास के साथ साथ पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी शामिल हैं। ठीक, तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखें कि 3-4 वर्ड आप लोगों को सीडीपी में या ये याद रखना होता है कि जो निगेटिव अर्थ देते हो, मतलब जैसे हतोत्साहित करना और किसी एक ही बात पर अगर बल दिया जा रहा हो या बच्चे को दंड देने की बात की जा रही हो, तो ये सब जो होते हैं, ये सब बातें सीडीपी में बहुत ही गलत मानी जाती। मतलब ये आप लोगों को कहीं भी किसी भी अगर क्वेश्चन में ये वर्ड आ रहा है, आपके जो ऑप्शन दिए गए, तो आपको सबसे पहले उसे गलत मारना कि ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत है। ठीक, अगर एक ही बात पर जोर दिया जा रहा हो और जो एक ही बात पर जोर दिया जा रहा हो और बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा हो या किसी बच्चे को अनदेखा किया जा रहा हो, तो मतलब जितने भी निगेटिव वर्ड होते हैं वो क्या है, सब इसमें हटा देना है। ठीक, दंड देने की बात की जा रही हो तो ये सब क्या है, सीडीपी में ये जो सीटेट एग्ज़ाम है उसमें इन सब बातों को गलत माना जाता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग अपने ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया। ठीक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये देखिए, तो ये हमारा ऑप्शन हम सबसे पहले कट कर देंगे कि हतोत्साहित ये निगेटिव वर्ड है। ठीक, तीसरा हम लोग देखते हैं व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। अगला देखते हैं स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें से जो हमारा सबसे सटीक आंसर अगर देखा जाए तो दूसरा तो हमारा पहले ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें हतोत्साहित वर्ड आ गया है। उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया, तो उसमें जो है पहला ऑप्शन भी हमारा गलत है। और तीसरा जो है व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो हम अब व्याख्यान के रूप में व्याख्या देनी है, आप बच्चे को कोई भी व्याख्या दे रहे हैं तो जो आपकी व्याख्या हो, ऐसे नहीं कि बस केवल आप बड़े लेवल वाले बच्चों को तो पढ़ा नहीं रहे हो कि हाँ इंटर हाई स्कूल या ग्रेजुएशन वालों को बता रहे हो व्याख्या देकर आप चले आए और बच्चे अपना समझ लेंगे। ऐसा तो है नहीं, हमें छोटे छोटे बच्चों को बताना है ना। तो सबसे पहले जो भी हम बताएं वो एकदम स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। तो चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि स्पष्ट और अस्वस्थ करने वाली व्याख्या हो, ना कि केवल जाके आपने लेक्चर दिया और लेक्चर देकर चले आए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्याख्या आप दें वो क्या हो, स्पष्ट हो, अस्वस्थ करने वाली व्याख्या हो और शिक्षार्थियों के साथ जो व्याख्या आप करें उसके बारे में चर्चा भी करें और बीच बीच में बच्चों को खड़ा करके उनसे प्रश्न भी करते रहें जो भी आप व्याख्या बता रहे हैं उसके बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। पहला, याद करना, ये भी गलत है। हमें बच्चों को कोई भी चीज़ रटाना नहीं है। ठीक, प्रत्यास्मरण और सुनाना, ये पहला हमारा गलत है। शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, ये अभी देखते हैं हम लोग आगे। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, ये भी हमारा क्या है, 2 वर्ड हमारे निगेटिव हमें मिल गए। ठीक, अब हम लोग बी और सी में से क्या करते हैं, हमें देखना है कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ जो हमारा 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए, अब हम दूसरा जो बी ऑप्शन हमारा उसको देखते हैं। शिक्षक का अनुकरण और नकल, नहीं, ये भी नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए आप कोई चीज़ बच्चे को बता रहे हैं
और ऐसा कुछ है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी कि वो बच्चों के लिए अगर वो वही अनुकरण करेंगे तो मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा आपकी एकदम नकल कर रहा है, स्वयं से कुछ नहीं कर रहा है, तो वो भी तो निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इससे क्या होती है, जो सक्रियता होती है वो बच्चों में बनी रहती है, मतलब वो कोई चीज़ जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, कुछ पूछने के लिए। अब वो नकल कर रहे हैं, आपने ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दिया, वो उसे अपने नोटबुक में लिख लिए, बस काम खत्म। ये तो सक्रियता का वो नहीं है, ये निगेटिव प्रभाव डालेगा। तो बच्चों को अगर हमें सक्रिय रखना है तो बच्चे क्या करें, अगर बच्चा जो है वो, अगर आपने कोई प्रश्न दिया है या कुछ भी कार्य दिया है उनको, तो उस बारे में वो खोजबीन करेंगे और उसके बारे में प्रश्न पूछेंगे, वाद विवाद आपस में करेंगे या टीचर से ही करेंगे। तो ये क्या होता है, इससे ये पता चलता है कि बच्चा जो है वो क्या है, सक्रिय है। ठीक, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वो किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया शिक्षक की डांट से बचने के लिए, ये गलत होगा। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए। तो अगर बच्चे आप खुद ही ले लीजिए, अगर कोई ऐसा काम है जिसको करने में आपको बहुत आनंद आता है, आपको उस काम करने में रुचि है, तो वो काम आप बहुत अच्छे तरीके से और कई तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई चीज़ किसी लालच में कर रहे हैं या दूसरों के दबाव में आके कर रहे हैं या शिक्षक की डांट से बचने के लिए कर रहे हैं, तो उतने अच्छे से आप वो काम नहीं कर पाएंगे। आप जैसे मान लीजिए आपको जो है वो क्या, मान लीजिए आपको जो आर्ट है, आर्ट बनाना अच्छा लगता है, कोई भी डायग्राम वगैरह हो गया, अगर अगर आपको कह दिया जाए या टीचर ने आपको दिया कि कल आप मैथ, आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, ठीक, मैथ आपको नहीं आती, अगर टीचर ने आपको दे दिया कि कल आपको, हाँ तो कहाँ पहुँचे थे, हाँ आपको टीचर, मैथ आपको पसंद नहीं है, आपके टीचर ने आपको क्या किया, ये दिए कि मैथ आपको ये वाला जो प्रश्नावली है, ये एक्सरसाइज है, आपको सॉल्व करके आना, ठीक। और दूसरी तरफ आपके जो आर्ट वाले टीचर, उन्होंने बताया कि कल आपको जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके ऊपर बना के लाना है उसे, तो आप क्या करेंगे, आप जितने अच्छे से आर्ट, क्योंकि आर्ट में आपकी रुचि है, तो जितने अच्छे से और नए तरीके से आर्ट को आप प्रदर्शित कर पाएंगे, उसी जगह अगर आपको मैथ में जो काम दिया गया आप उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो मन है वो उसमें लगा रहेगा, हाँ मुझे ये ऐसे करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो काम हमें करने में अच्छा लगता है उसे हम कई तरीके से, नए नए तरीके से उसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो काम हमें करने में अच्छा नहीं लगता या किसी के दबाव में आकर करते हैं या किसी के डांट से बचने के लिए करते हैं, तो वो उतने सही से नहीं हो पाता, ना ही इतना दिमाग उस चीज़ में दौड़ेगा कि हाँ इसके नए नए तरीके से आप उसको करें या कुछ भी, ठीक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, भारत में अधिकांश भाषाएं जो हैं वो बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा के डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं जो हैं वो बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया गया परेशानी, दूसरा समस्या, तीसरा संसाधन और चौथा बाधा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे भारत में जो है वो कई जातियाँ, मतलब हर जगह पे क्या है कि भाषा भी अलग है, और मतलब जैसे भारत में जो है आप लोगों को कई प्रकार की बोलियां भी मिलेंगी, कई लोग जाति के लोग मिलेंगे, मतलब भारत एक विविधताओं का देश, जैसे कहा नहीं जाता है कि एक कोस पर पानी बदले 10 कोस पर बानी, ऐसे एक है नहीं, वही वो वाला मुहावरा, ये लोकोक्ति जो भी है, तो उसी प्रकार इसमें दिया गया है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुत बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो शिक्षक है उसे परेशानी होगी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन समस्या के रूप में देखना चाहिए, संसाधन के रूप में देखना चाहिए या बाधा के रूप में देखना चाहिए। तो जो पहला ऑप्शन है, मान लीजिए
ये गलत है। मान लीजिए कि कोई बच्चा आया, वो अलग आप यूपी से हैं और ठीक, और दूसरी जगह से आया कोई बच्चा जो कि आप हिंदी बोलते हैं, वो मराठी बोलता है, ठीक आया, तो उससे क्या होता है कि जो मराठी वाला बच्चा है उसे हिंदी सीखने को मिलेगी और जो हिंदी वाला बच्चा उसे मराठी सीखने को मिलेगी। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ संसाधन हो रहा है ना, मतलब संसाधन मिल रहा है किसी चीज़ को सीखने, किसी चीज़ को, दूसरी भाषा को जानने। तो जो बहुभाषा है उसे शिक्षक को एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए। वहाँ शिक्षक बच्चों से सीख रहा है और बच्चे जो हैं वो शिक्षक से सीख रहे हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो शिक्षक को बहुभाषी कक्षाएं होती है उसे एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, ठीक, ना कि समस्या के रूप में और ना ही बाधा के रूप में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। जो शिक्षक बच्चा जो है अगर वो गलती या त्रुटि करता है तो क्या दर्शाता है, ठीक। तो बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक हैं। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। कठोरता से निपटानी जानी चाहिए। तो अगर हम लोग इसका ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं, ये हमारा गलत होगा, क्योंकि जो इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कमज़ोर और उत्कृष्ट चिन्हित, ये नहीं होना चाहिए इसमें। शिक्षक और शिक्षार्थी की असफलता के सूचक है, ये भी नहीं होगा। कठोरता से निपटना चाहिए, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चे को ना तो आप दंड दे सकते हैं और ना ही उसे डांट फटकार सकते हैं। केवल आप उसे प्यार से समझा सकते हैं और जो उसे नहीं आ रहा उसका कारण मतलब पूछ सकते हैं कि आप बच्चा, आपको क्या दिक्कत है, आपको मतलब घर में कोई प्रॉब्लम है, पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, या मतलब जो भी उसको दिक्कत है उसे जानने की आप कोशिश करेंगे। ना तो आप उसको डांट सकते हैं, ना ही क्लास से बाहर कर सकते हैं, ना ही मार सकते हैं, ठीक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक। बच्चा को जो गलतियाँ या त्रुटियाँ करता है तो वो क्यों करता है और कब करता है, किन परिस्थितियों में करता है, उस अवसर को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डॉट डॉट के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते। पहला स्किनर, दूसरा पावलोव, तीसरा युंग और चौथा पियाजे। तो अगर ये वाला जो स्टेटमेंट है, और सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि स्टेटमेंट और जो रचना आती है बुक और उनके राइटर लेखक के नाम, ये हमारे एग्ज़ाम में हमेशा 3-4 नंबर में आ जाते हैं। कभी कभी तो दो तीन कथन एक साथ ही दे दिया जाता है, कभी दूसरे टॉपिक से, कभी दूसरे टॉपिक से। तो जो हमारे कथन वाले हैं क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट वाले और बुक के नाम, तो इन्हें हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में 4-5 नंबर यहीं से बनता है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जीन पियाजे ने कहा कि जो बच्चा होता है वो नन्हा वैज्ञानिक होता है, वो अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इसके लिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहले बच्चों को नैतिक, तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चे को केवल नैतिक शिक्षा देना इसका उद्देश्य नहीं, बच्चे का जो है तो सर्वांगीण विकास करना है, मतलब चहुमुखी विकास करना, उसका संवेगात्मक विकास भी हो, उसका जो सामाजिक विकास और नैतिक, मतलब सर्वांगीण विकास में संवेगात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मनोसामाजिक सारे विकास आ जाते। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि केवल यहाँ नैतिक शिक्षा देने की बात कही है। बच्चे को शिक्षक का अनुकरण करने के लिए कहना, यह भी गलत है कि जब बच्चा केवल शिक्षक की अनुकरण करेगा तो वो अलग खुद से कुछ सोच ही नहीं पाएगा कि हाँ मुझे और कुछ करना है, मतलब अलग तरीके से या नए तरीके से कोई कार्य नहीं कर पाएगा अगर केवल शिक्षक का वो अनुकरण कर रहा है। बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी, हाँ
बच्चे की जो हम सक्रिय भागीदारिता है उसको क्या करना है, महत्व देना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। और बच्चे को एकदम स्वतंत्रता भी नहीं, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता भी नहीं देना है कि जो मन में आए करे, ना मन में आए ना करे, पढ़ने का मन हो पढ़े, नहीं बैठा रहे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक, अगला ऑप्शन है जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में, 1 मिनट पानी पी लिए हम थोड़ा सा। चलिए बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर। कोई भी सहायता न देकर, जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। उस पर एक भाषण देकर, कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। ठीक, तो जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में जो शिक्षक की सहायता, वो किस प्रकार सहायता कर सकता है? आपको मतलब जो प्रतियोगिता है उसको बढ़ावा नहीं देना है, तब आप प्रतियोगिता बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वे में देंगे, ना कि निगेटिव रूप में। तो एक बच्चे की जो तुलना है कि ये तुमसे अच्छा है, ये तुम मतलब तुम अच्छे नहीं हो, ये ऐसा वैसा, मतलब बच्चे का जो एक दूसरे से तुलना नहीं करना है। अगर प्रतियोगिता आप करा रहे हैं तो वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए। ठीक, और आगे देखते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ प्रतियोगिता की बात कही गई। कोई भी सहायता ना देकर, ये भी गलत है। भले ही आपको मतलब कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें। कोई जटिल परिस्थिति है, भले ही आप उनकी सहायता ना करें, लेकिन कुछ हिंट या क्लू देंगे ना कि ऐसे करना है, या कुछ भी, या जो काम है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे कई ग्रुप में कि हाँ आपको ये सॉल्व करना। मान लीजिए कोई पहेली है, तो आपने क्या किया, मान लीजिए आपके पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, तो आपने उसमें से क्या किया कि दो ग्रुप बना दिए, छोटे दो ग्रुप बना दिए। उस पहेली को दोनों छोटी जो पहेली है उसे 2 ग्रुप में क्या किया, बांट दिए। तो इससे क्या होगी, बच्चे जो होंगे वो एक दूसरे की बात को मतलब वाद विवाद करेंगे, सामूहिक चर्चा करेंगे, हाँ इसका ये ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है। तो ये जो उस पर भाषण देकर, ये भी गलत है। ठीक, क्योंकि बच्चा अभी छोटा, उसे भाषण देंगे तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि आप कह क्या रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, कार्य को छोटे छोटे हिस्से में बांटने के बाद उसे लिखकर निर्देश देंगे। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्हें उसे ग्रहण किया है। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, ये तो असंभव है। ठीक, अगर कोई टीचर आपसे अपेक्षा रखता है कि आपको जैसे मैंने बताया है A to Z आप वैसे ही टीचर को बताएं, तो ये असंभव है। ठीक, भले ही कोई छात्र एकदम रटके हुए बताना चाहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसमें अलग हो ही जाएगा। तो हम लोग अपना ऑप्शन देखते हैं। अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है। यह प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों कहते हैं पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। अच्छा है, क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इसके लिए जो इसका हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्यों होगा, क्योंकि जो समस्या मतलब कोई भी चीज़ है, अगर हम अपने अनुभव की व्याख्या कर रहे हैं तो सबके जो अनुभव होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सबके आइडियाज़ होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं, बताने का तरीका अलग होता है। तो अगर कोई ये चाहे कि हम जैसा कर रहे हैं दूसरा वाला या सामने वाला व्यक्ति वैसा ही करे, तो ये असंभव करना है। ठीक, इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्योंकि जो ये अगर शिक्षार्थी शिक्षक ये शिक्षार्थी से चाहता कि जैसे मैंने पढ़ाया वैसा शिक्षार्थी भी पढ़ाए, तो ये समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का चक्र क्या है? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके जो सीखने का चक्र है वो क्या है? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, या समान रहता है? तो इसके लिए इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, बेहतर है।
ठीक, ऑप्शन नंबर ए कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, बेहतर है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। तो पहला ऑप्शन दिया गया एड़ी से चोटी, दूसरा अव्यवस्थित, तीसरा अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। विकास की जो गति हो एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डॉट डॉट नमूने का अनुगमन करती है। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। क्यों? क्योंकि जो विकास की गति है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। यह भिन्नता जो होती है व्यक्तिगत भिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में विकास एक क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही होता है। अतः यह विकास क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से एक उचित बिंदु है उसे हमें क्या करना, छांटना। विकास जो होता है जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रारंभ करता है, ये हमारा राइट आंसर है। और विकास जो होता है जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होता है, जब आप भ्रूण धारण करते तभी से हमारा विकास जो होता है वो शुरू होता है। विकास जो होता है एकल नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास पृथक पृथक नहीं होता है। ठीक, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि जो भी जितने भी व्यक्ति होते हैं उनके जो हेरिडिटी मतलब वंशानुक्रम होता है और उन्हें जो वातावरण मिलता है एक जैसा नहीं होता, सबका अलग अलग होता है। इसीलिए जो उनमें भिन्नता पाई जाती है उसका जो कारण हो क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो होती है वो भिन्नता पाई जाती है। क्या करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार डॉट डॉट भूमिका निभाता है। जो परिवार होता है बच्चे के सामाजिकरण में कौन सी भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है कम महत्वपूर्ण, दूसरा रोमांचकारी, तीसरा मुख्य और चौथा गौड़। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बच्चे के जो सामाजिकरण में अगर पूछा जाए कि बच्चे के सामाजिकरण की पहली इकाई या पहली सीढ़ी कौन सी है तो परिवार ही है। तो मुख्य भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिकरण में। ठीक, परिवार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला है? मूर्त संक्रियात्मक, साधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्यता, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण आरंभ, कल्पनापरक खेल, शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और मान लगाने में सक्षम, पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार करना। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम लोग जो मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक, ये जो अवस्थाएं दी गई हैं ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है जो कि जीन पियाजे महोदय ने दिया था। और इन्होंने जीन पियाजे महोदय ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहला है सक्रिय गामक अवस्था, समयगात्मक गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अवस्था क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम पहली अवस्था जो दिया गया संवेगात्मक गामक अवस्था की बात करें, जो शैशव अवस्था है, जन्म से 2 वर्ष की है। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है और जैविक क्रियाओं को अपनाता है। ठीक, दूसरी क्रिया की हम बात करें पूर्व संक्रियात्मक, तो ये होता है 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो क्यों, कैसे का प्रश्न करने लगता है। इसलिए पियाजे ने क्या किया, इस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पियाजे साहब ने किस अवस्था को खोज की अवस्था कहा है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि दूसरी अवस्था बताई है और इसकी जो एज है वो 2 से 7 वर्ष है। तीसरा इन्होंने बताया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 11 वर्ष तक की है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है वो तार्किक चिंतन करने लगता है
बालक बौद्धिक सक्रियता जैसे गुणा, जोड़, घटाव, भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की क्रिया भी करने लगता है। अगर हम चौथी अवस्था की बात करें जो कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, जो 11 के बाद की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालक जो होता है बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान के लिए बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा, सही होगा। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, साधारण एवं वर्गीकरण करने की योग्यता आ जाती है। ठीक, और जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं ये गलत हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डॉट डॉट की समझ को प्रदर्शित करती है। प्रतीकात्मक विचार, कार्य कारण, अहम केंद्रित चिंतन और विपर्य चिंतन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कार्य कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, कार्य कारण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है, बजाय डॉट डॉट के। मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, मात्रा प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। तो अगर इसमें हम देखें तो जीन पियाजे साहब ने जो कहा कि बच्चों का चिंतन जो होता है वयस्कों से क्या होता है कि प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के बजाय प्रकार में क्या होता है, भिन्न होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रकार और मात्रा क्या होगा, सी होगा। पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन जो होता है वयस्कों से प्रकार में तो भिन्न होगा कि वयस्क के जिस प्रकार वयस्क चिंतन करता है उस प्रकार नहीं सोच पाएंगे, बजाय मात्रा के। मतलब मात्रा तो हो सकती है कि हाँ वयस्क के इतना बच्चा सोचे, लेकिन जो प्रकार होता है वो वयस्क से उनका क्या होता है, भिन्न होता है, सोचने का जो चिंतन करने का होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत सहायता का उदाहरण है। अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक परिस्थितियों पर प्रश्न पूछना। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इसके लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण देना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वायगॉत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्वता होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो वायगॉत्स्की की अगर हम बात करें तो वायगॉत्स्की का मत है कि बालक में संज्ञानात्मक शक्तियों का विकास मुख्यतः दो कारकों से होता है। पहला कारक जो है वो सामाजिक कारक तथा दूसरा इन्होंने क्या बताया, भाषा बताया। इन्होंने कहा कि दोनों कारकों से बालक में सीखने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सामाजिक कारकों के अंतर्गत बच्चों को वयस्कों तथा समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया होता है तथा भाषा का विकास जो होता है इसी कारक पर निर्भर होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण। तो संवेगात्मक विकास के जो चरण है वो तो जीन पियाजे साहब ने दिया है। किसने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है। अगर हम लोग नैतिक विकास की बात करें तो ये कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास के चरण किसने दिए हैं, कोहलबर्ग ने दिए हैं। इसका हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर हम लोग उनके नैतिक विकास के जो चरण है उनकी बात करें तो इनका जो पहला चरण है वो पूर्व परंपरागत है, दूसरा परंपरागत स्तर और तीसरा कौन सा, उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर। तो इन्होंने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। पहला है पूर्व परंपरागत या प्राक रूढ़िगत स्तर, दूसरा परंपरागत या रूढ़िगत नैतिक स्तर, तीसरा उत्तर रूढ़िगत या उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। ये इसमें हमें क्या करना है, छांटना है। एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है, ये गलत है।
क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा जो है वो निष्क्रिय है और शिक्षक जो है वो सक्रिय कार्य कर रहा है। ठीक। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ भी शिक्षार्थी जो हो वो निष्क्रिय है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। आगे देखते हैं हम लोग। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, बी भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि है। बुद्धि क्या है? समर्थयों का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि जो है, बुद्धि एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है जिसके द्वारा किसी कार्य को सहजतापूर्वक किया जा सकता है। अतः बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या होगा? ए सही होगा। ठीक। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। प्रारंभिक बचपन जो है डॉट डॉट काल है। कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है और निरपेक्ष है। तो जो प्रारंभिक काल होता है बच्चों का वो अति संवेदनशील होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं अगर हम लोग देखें तो जितना वो बचपन में जितनी जल्दी से किसी भी चीज़ को सीख लेते हैं उतनी जल्दी से आगे वो नहीं सीख पाते। तो जो भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है वो अति संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक क्या कहता है? लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो पहला ऑप्शन है जातीय भेदभाव का परिचय, ये नहीं होगा। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, ये भी गलत है। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। आगे देखते हैं हम लोग। लड़कियों पर लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि यहाँ रूढ़वादिता की बात की जा रही है। क्यों रूढ़वादिता की बात की जा रही है? यहाँ लड़के और लड़कों में अंतर किया जा रहा है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से बेहतर हैं या लड़कों से लड़के और मतलब यहाँ रूढ़वादिता बताई जा रही है। लड़के और लड़कों में अंतर बताया जा रहा है। मतलब लड़कियों को तुच्छ समझा जा रहा है, लड़कों को बहुत महान समझा जा रहा है, ये हो रहा है यहाँ पर। ठीक। रूढ़वादिता। आगे बढ़ते हम लोग। आकलन। बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की एक अच्छी रणनीति है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, ये गलत होगा क्योंकि आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, निगेटिव वर्ड आ जाता है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सीखने में सुधार का एक तरीका। आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका। बाकी जितने भी आप उसे लेबल देंगे, जैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये टॉपर है, ये ऐसा है वैसा है, तो ये लेबल आप नहीं दे सकते हो। एक अच्छी रणनीति नहीं मानी जाएगी। किसी भी बच्चे को आप ये नहीं कह सकते आप तुम बहुत अच्छे हो, ये वाला बहुत गंदा है, ये थोड़ा गंदा है, ये ज़्यादा गंदा, ऐसा आप किसी बच्चे को लेबल नहीं दे सकते हैं। और ना ही बच्चे में जो कंपटीशन है उसकी भावना आप पैदा कर सकते हैं। पॉजिटिव बेस से आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर ये तुलना करके अगर प्रतियोगिता को बढ़ावा दे रहे हैं तो ये नहीं कर सकते हैं आप। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए ना ही आप बच्चे पर दबाव डाल सकते हैं, ना ही उनको तनाव दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अगर हम लोग समावेशन की बात करें कि क्या होता है, तो सबसे पहले समावेशन की बात कर लेते हैं। समावेशन एक बहुत ही व्यापक संकल्पना है सॉरी। इसके अंतर्गत प्रत्येक तत्व जो होते हैं समाहित हो सकता है। कक्ष में शिक्षण में समावेशन का तात्पर्य होता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक।
मतलब सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का क्या है अधिकार है, यही क्या है समावेशन है। मतलब सभी को समान शिक्षा दी जाए, समान जगह पर दी जाए और समय से दी जाए। तो ऑप्शन से देखते हैं हम लोग। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा का अधिकार है। यह दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष विशेष उपहार के रूप में है। तो ये भी हमारा गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि जो हमारा वंचित वर्ग पृष्ठभूमि से बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आप नहीं कर सकते ऐसा। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। उन्हें अलग बैठाएं, ये भी आप नहीं कर सकते। उन पर ध्यान ना दें, ये तो आप कतई नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। जो भी उनके बारे में जानकारी हो जुटाएं और कक्ष में शामिल करें उस चर्चा में, जिससे दूसरे बच्चों को भी और नॉलेज हो। मतलब दूसरे बच्चे भी उससे कुछ सीखें और वो बच्चा भी दूसरे बच्चों से भी कुछ सीखे। ये हमारा क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? पहला, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना। दूसरा है अपमानजनक व्यवहार। तीसरा, शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिखना। ऑप्शन नंबर डी है ये और भी दोनों। तो अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। शब्दों को सही तरह से ना समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से ना लिख पाना क्या कहलाता है, अधिगम निर्योग्यता कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं है, काम नहीं आएगा। ये तो कतई गलत है एकदम, हटाओ इसको, उड़ा दो। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, मैंने आपसे पहले ही कहा जितने भी निगेटिव वर्ड अगर आ रहे हैं तो उन ऑप्शन को हमें पहले ही कट मार देना है। ठीक, क्योंकि वो ऑप्शन गलत है। आगे देखते हैं। सीखना क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से छिड़ संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो सीखना क्या है, सीखना जो होता है वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे की मानसिक क्षमता तथा शिक्षण में क्या होती है, परिपक्वता आ जाती है। यह क्रिया अधिगमकर्ता सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होती है, क्योंकि सीखने वाले की रुचि पर ही निर्भर करता है कि सीखने की प्रक्रिया कितनी तेज और कितनी धीमी है। ठीक, अगर हमें किसी भी चीज़ में रुचि होगी तो क्या होगा कि उस चीज़ को हम बहुत जल्दी सीख जाएंगे, और जो उसकी गति होगी सीखने की बहुत तेज़ होती है। अगर हमें किसी चीज़ में हमें रुचि नहीं, मन नहीं लग रहा भाई, तो कैसे सीखेंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे। मन कहीं और है, बैठे कहीं और हो, तो कहाँ से काम चलेगा। आज की जो हमारी क्लास थी यहीं तक थी। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और गर्मी तो भाई बहुत पड़ रही है इस टाइम, और वीडियो बनाने के चक्कर में हमें फ़ैन भी बंद करना पड़ता है, पसीने से लथपथ हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि जो हमारी क्लास है, प्रैक्टिस सेट है, वो कैसा लगा आप लोगों को। आशा करती हूँ आप लोगों को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से बन रहे हैं और किस प्रकार बन रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।